स्कूल की? कौन सी? ट्वेल्थ कॉमर्स। तो बच्चों हम आज जो स्टडी करेंगे स्टडीज का है, बिजनेस स्टडीज़ में हम जो है वो ये देखते हैं कि हमारा पहला चैप्टर हो गया कौन सा? मैनेजमेंट। नेक्स्ट हुआ हमारा बिजनेस। अगर हमको थोड़ा डिस्कस तो हम कर चुके हैं कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है चारों तरफ से, हमारे बिजनेस की फंक्शनिंग को, डिसीजन को अफेक्ट करती है, हमारे डिसीजन को चेंज कर देती है, उसको हम कहते हैं क्या? बिजनेस। इतना तो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर देते हैं, हमारे डिसीजन को सारा चेंज करने में मजबूर कर देते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। आप तो मुझे तो लग रहा है कि पहचाने से लग रहे हैं आप। आपसे पढ़ी है सर। अरे तो यहाँ आज कैसे? एक्चुअली सर मैं आपको और बाकी क्लास को भी बताना चाहूँगा कि हम इसी स्कूल के कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। KVIMA की वजह से आज हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हैं। तो हमने सोचा अगर हम इस पोजीशन में पहुँच ही गए हैं, क्यों ना आके आप लोगों से कुछ बात करी जाए और आप लोगों से डिस्कस करा जाए। स्पेसिफिकली वी बोथ आर द members of board of directors of Mahindra Group. We both are the director of the member. We both are the member of the board of director of Indian Tobacco Company. And we are the member of board of director of Reliance Group. We are the member of board of directors of Tata Group. तो आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ बच्चों? सर हम आपसे और कि किस तरीके से हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बन पाए और अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं उन्हीं के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज हम आप लोगों से डिस्कस करते हुए अपना एक्सपीरियंस भी बताएंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। यस सर। वेलकम होगा भाई। तो अभी जैसे हमने बच्चों ये देखा कि अभी हमने बताया कि दे आर द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हमने एक क्वेश्चन मेरे आ गया यार, आपके भी आया होगा? यस सर। क्या कुछ आया क्या? सर हम किस लेवल पे काम करते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या हैं? कोई बताना चाहेगा आप में से कोई? इनका ये पूछना है कि भाई ये जो जिस लेवल पर काम कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये किस लेवल पे है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, और उस पर जो काम पूछा है। देखें भाई, देखो ये हमारे जो एलुमनी हैं, ये you should answer. I believe you guys work at the top level of management, and the following are the functions of top level management according to me. The first function of management is to identify the objective of organization, and the second function of the top managers is to frame the policies and plans to achieve the plan, and the third would be to organize the activities for all those managers who are working at the middle level. Thank you. Absolutely correct answer. So we'll introduce all of us about management. So guys आप सबने अपनी डेली लाइफ में एक वर्ड यूज़ किया होगा मैनेजमेंट, जो हम हर टाइम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और वर्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कि एक्चुअली में मैनेजमेंट क्या मतलब है उसका? व्हाट इज रिलेशन विद मैनेजमेंट, ये पूछना चाह रहे हैं। कौन से मेंबर किस से हैं? टाटा से। हाँ, टाटा से पूछना चाह रहे हैं कि मैनेजमेंट आखिर है क्या? मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Absolutely correct. So now when जो हमारा एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस है, ये महिंद्रा ग्रुप से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जो प्रिंसिपल आप लोग अपनी बुक्स में पढ़ रहे हैं, इन प्रिंसिपल को हमारी कंपनी भी अपनी कंपनी में अप्लाई करती है ताकि वो रिसोर्सेज को का पूरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, दैट इज एफिशिएंसी, और उससे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के पूरी सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो कैन एनीवन टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी?
effectiveness. It is concerned with doing right tasks, completing activities and achieving goal on time, no matter whatever the cost. And efficiency means doing task in a right way. Doing task in a right way with minimum cost and optimum utilization of resources. डिस्कस करा मैनेजमेंट, हमारे स्टूडेंट्स ने देखिए किताबी तरीके से एक्सप्लेन करा, उसके बाद इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, जो महिंद्रा ग्रुप की जान आप बता रहे हो, शान आप बता रहे हो, वो हमारे बच्चों ने बता दिया। और कुछ आप अगर आप हमारे बच्चों का टेस्ट लेना चाहें, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, जिससे कि फिर हम और आगे बढ़े। मैं केस स्टडी के थ्रू आपसे पूछूंगा आईटीसी ग्रुप के बारे में। आईटीसी ग्रुप जो 1910 में, तब एग्रीकल्चर बहुत बैकवर्ड था। अब देखिए जब उन्होंने बताना शुरू करा है कि मैं केस स्टडी के बारे में, यानी कि एक्चुअल में अपने कंपनी के बारे में बता रहे हैं। किसी आईटीसी ग्रुप के हमारे मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, तो ये अपनी कंपनी के बारे में आपको बता रहे हैं। तो आपको पता ही है हमारा सबसे लाइव सब्जेक्ट सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज एकदम जुड़ा हुआ है हमारी रियल लाइफ से, हमारे एनवायरनमेंट से। तो ये अपनी आईटीसी कंपनी के बारे में कुछ बताएंगे तो हो सकता है इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन निकल जाए। तो आपने बहुत ध्यान से वो केस स्टडी सुननी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी बैकवर्ड था हमारा एग्रीकल्चर। 1910 में हमारी आईटीसी ग्रुप हमारा एस्टेब्लिश हुआ था। तो 1911 में ही हमारे ग्रुप ने एग्रीकल्चर पर काफ़ी ध्यान दिया। तो मैं यहाँ हमारी एल्यूमिनी जो है, जो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आ चुके हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा सीबीएसई वाला, तो जब केस स्टडी पढ़ेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने होंगे, क्योंकि उन्हीं में से आंसर निकलने हैं। आपके सामने कहाँ तो क्वेश्चन होगा, यहाँ ये समझा रहे हैं आपको, तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लग रहा है वो आप नोट डाउन करते रहे, जिससे कि ये जब कोई क्वेश्चन पूछे तो आप उसको प्रॉपर्ली आंसर दे पाए। हमारे आईटीसी ग्रुप ने 1911 में 1,90,000 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड पर टोबैको लीफ का प्रोडक्शन करवाया, जिसमें 4 मिलियन फार्मर से ज़्यादा के साथ हमने लिंकेज करा। एम्प्लॉयमेंट काफ़ी बड़ा उसमें फार्मर्स का। तो आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि जब हमने ये स्टेप लिया तब हम कौन से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे? क्लियर है, कैसे क्लियर है कि इतनी चीजें आईटीसी ने एक्चुअली करी है ये, और उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव उस टाइम पे उन्होंने अचीव किया। क्वेश्चन क्लियर हो गया, किसलिए क्लियर हुई? हाँ आप बताइए। The answer is social objective because of opportunity of general employment. जनरल एम्प्लॉयमेंट, क्या इसे के सॉरी योर आंसर इज रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड उसके अंदर आता है ग्रोथ। ठीक है, चलिए ग्रोथ करने के लिए है ना। हाँ आगे कुछ और बैठिए आप। तो बेटा आपने देखा कि हमने आईटीसी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी ले ली, एक्चुअल के इंफॉर्मेशन भी ले ली, और उसके अंदर से हमने इस स्टडी को सॉल्व भी किया। हाँ आप किस रूप से? रिलायंस ग्रुप से। हम यानी कि रिलायंस ग्रुप, हम टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारा मेन जो हमारा फोकस रहता है, हम टेक्नोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें और हम कैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस को ग्रैब करें। तो आपको पता होगा कि 2014 के आसपास या 2014-2016 के आसपास इंडिया में 3G नेटवर्क चलता रहा। तो इंडिया में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन थी। नेटवर्क के मामले में लोग बहुत पिछड़े हुए थे। तो हमने क्या किया, हमने इंडिया में 4G नेटवर्क सबसे पहले लॉन्च किया। हमको फॉलो करते हुए बाकी कंपनियों जैसे एयरटेल, वोडाफोन, इन्होंने भी 4G नेटवर्क को लॉन्च किया। तो क्या सर आप स्टूडेंट्स का डिस्कस करना चाहेंगे कि यहाँ पे हमने कौन सा डायमेंशन को डिस्कस किया? देखिए अब आ गए हम अपने मेन टॉपिक, जैसे उन्होंने चीज़ बताई, इनसे पहले वाले जो आईटीसी थे उन्होंने अपने पास में बताया। अब जैसे रिलायंस ने ये डिस्कस किया कि जब हमारा जो कंट्री था 2G नेटवर्क पे चल रहा था, 3G नेटवर्क पे चल रहा था, पूरी स्ट्रेंथ हमको नहीं मिल पाती, स्पेक्ट्रम पूरा नहीं मिल पाता था। जब ये आए हमारे ऑर्गेनाइजेशन, जब हमारी कंट्री में उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया इन द नेम ऑफ, व्हाट वाज द नेम? जियो। था रिलायंस, मतलब उन्होंने अपनी सब्सिडी एक लेकर आए, किस फॉर्म में, किसके नाम से? जियो के नाम से। तो बेटा जी एकदम नई चीज थी सभी के लिए, जितनी और कंपनीज काम कर रही थी। जैसे कंपनीज के नाम पर तो उस वक्त और कौन सी कंपनीज काम कर रही थी? आइडिया,
आइडिया, एयरटेल, हाँ, वोडाफोन, BSNL, ये तो वो कंपनीज हैं जो सरवाइव कर रही हैं उसके बाद भी। ऐसी भी कुछ कंपनीज थी पहले चलती थी जो अब जिनका सर्वाइवल है ही नहीं, एक्सटिंक्ट हो गई। What was the reason? रीजन क्या हो सकता है कि वो फेल हो गई, वो यहाँ से चली गई, उनका बिजनेस खत्म हो गया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, रिलायंस, जियो का नाम नहीं, अनिल अंबानी की कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन, फिनिश। यूनिनॉर, नाम सुना होगा आपने यूनिनॉर का, खत्म। टाटा डोकोमो, खत्म। क्या हुआ ऐसा इसके आने से? बताइए क्या हुआ होगा? आप मैनेजर्स बनने वाले हैं, इनकी तरीके से पहुंचेंगे आप कभी, तो अभी सोचो आपने अभी से शुरू करना है। बताइए क्या हुआ होगा? हाँ बेटा, थोड़ा आवाज जोर बोलिए बेटा, आवाज। 4G की चीज़ ही आई सर, उनसे नहीं था उस टाइम सर, ऐसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में जो सकते हैं सर उनकी पहले। ठीक, तो देखिए जियो एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ गई थी बेटा, जिसकी वजह से इसको बेनिफिट क्या मिला कि बाकी सारा बिजनेस इसने अपने पास कैप्चर कर लिया। और उसकी भी स्ट्रेटेजी थी। क्या स्ट्रेटेजी थी? कि फ्री में सिम दे दो, कोई चार्ज मत करो। उससे क्या हुआ कि जो हमारी कंपनीज पहले काम कर रही थी, जिनका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था बट एग्जिस्टिंग प्रॉफिट से काम कर पा रही थी, तो वो सारी की सारी धीरे धीरे आउट। और केवल एक बचा खेल के अंदर, जिसने पूरा सीन चेंज कर दिया हमारी टेक्नोलॉजी का, सारी कम्युनिकेशन का, सारा हमारा डेटा का। That was that all because of technology, and this dimension is known as technological advancement. आप इसको लिख सकते हैं टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन। तो टेक्नोलॉजी से जहाँ पर भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, जब भी आप पढ़ेंगे, पढ़ना क्वेश्चन एक बहुत अलग बात है। आपको ये देखना है आपके लाइफ में आजकल के आसपास क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, दूसरी कंपनीज के हिसाब से क्या चल रहा है। मैंने कल ही न्यूज़ पढ़ी, उसके अंदर ये था कि नाउ द जियो इज वर्किंग ऑन 6G नेटवर्क, 5G को आने वाला है, उस पर काम हो चुका है। नाउ दिस, और फिनलैंड यूनिवर्सिटी से टाई अप कर लिया है। तो ये चीजें होती हैं, और इसको हम कहते हैं बेटा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज से अब अगर सिंपल वर्ड्स में आप समझ रहे हैं तो क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? एनीबॉडी? जितना मैंने समझाया उसके अंदर आपने इसको बताना चाहिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या हो सकता है? हेलो Sir, availing the opportunities in the environment at the earliest is called first mover advantage. वेरी गुड, वेरी गुड। अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी, जस्ट ग्रैब इट, जस्ट ग्रैब इट। मौका मिला छोड़ो नहीं, अपॉर्चुनिटी छोड़ो नहीं। दैट इज नोन एज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एंड द टेक्नोलॉजी plays very crucial role, very important role in getting to the first mover and being into the business and making the other company moving out of the competition. That is an objective. That was the objective of Reliance Group. Reliance के पहले 2 ग्रुप थे, इसकी हिस्ट्री आपको कोई हम बताएंगे ऐसा क्या था। जियो ग्रुप के होना, अब ये केवल कंटेंट है जियो से। जियो ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड करी और सबको बता के एक हैंड ऑफ। और आप में से कुछ आप किस ग्रुप से गए? सर रिलायंस ग्रुप। तो रिलायंस ग्रुप है, तो मैं उसके बेसिस पे कुछ केस स्टडी आपको बताऊंगी। जैसे कि कुछ सालों पहले हमने पेट्रोल पंप स्टार्ट किए नोट थे। डाउन करिए इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्ट्स जो आपको हेल्प करेगी सीबीएसई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्या बेटा? तो कुछ साल पहले हमने पेट्रोल पंप स्टार्ट किए थे, जिस पे गवर्नमेंट का हमको बहुत सपोर्ट था, गवर्नमेंट ने हमको बहुत इंकरेज किया था। और उसके बाद
गवर्नमेंट चेंज हुई, जिसकी वजह से जो हमारा पेट्रोल पंप है उस पर रिस्ट्रिक्शन आ गए, जिसकी वजह से कि वो पेट्रोल पंप हमको बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद उसके अगले जो फिर से वो गवर्नमेंट चेंज हुई, उसके बाद हमको फिर से इंकरेज किया कि हमको पेट्रोल पंप वापस ओपन किया जाए। तो सर क्या आप हमको बता सकते हैं कि इसमें कौन सा एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है? देखिएगा, एक बिजनेस को अपॉर्चुनिटी दी जाती है काम करने के लिए, नया अपना वेंचर खोलने के लिए, और वो बिजनेस खुलता है। कुछ भी बिजनेस हो सकता है। डिसीजन किसका था? गवर्नमेंट, उस टाइम की गवर्नमेंट। अच्छा खासा बिजनेस चलना शुरू हुआ किसी का, और चलते 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 अचानक से एक दिन क्या होता है, सरकार बदल गई, सरकार बदल गई, अप्रोच बदल गई, और एक ऑर्डर आ गया, एक कुछ सेंक्शंस लगा दिए गए, जिस वजह से रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए। समय एक जैसा नहीं रहता, समय एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता। कौन सा फीचर है, कौन सा फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का? समय एक सा नहीं रहता, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। कहाँ से? डायनामिक, कंटिन्यूसली चेंज होने वाले एनवायरनमेंट है। अच्छा, वेरी गुड बेटा। तो फिर डायनामिक एनवायरनमेंट, एक डायनामिक एनवायरनमेंट की वजह से बिजनेस बंद हुआ, फिर गवर्नमेंट चेंज हुई, दोबारा से वही बिजनेस को खोलने की परमिशन दे दी गई। जहां कभी भी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो उसको हम कहते हैं बेटा जी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। क्या कहते हैं इसे? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब तो आप तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो, तो बताइए, मैंने सही बताया बच्चों को? यस सर। इसमें करा ठीक? आगे कुछ और कहना चाहेंगे आप? सर थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। ये वो बच्चे हैं जो हमसे हमारे यहाँ विद्यालय से पढ़े हुए थे और बन गए मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपके अंदर भी जोश आ रहा होगा कि हमें भी एक ऐसी चीज़ें लेके आनी है अपने अंदर। हमारे भी टाइम ऐसा टाइम है, अरे आईटीसी ग्रुप, हाँ पहचान गया गौरव, हाँ शैतान नहीं सकता। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ गौरव चौहान, और मैं जो आईटीसी ग्रुप के बोर्ड ऑफ मेंबर है उनमें से उनका एक मेंबर हूँ, उनमें से एक मेंबर हूँ मैं भी। तो जैसा कि आईटीसी इंडियन टबैको कंपनी, नाम से ही पता लग रहा होगा, हम टबैको प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और टबैको प्रोडक्ट्स करके फेस तो स्माइल है, हाँ हार्मफुल होते हैं। हम लीगल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लीगल सिगरेट्स बनाते हैं हम। लीगल सिगरेट्स कैसे होती है? लीगल सिगरेट्स मैं आपको बताता हूँ, लीगल सिगरेट्स क्या होती है और इलीगल मतलब सिगरेट्स क्या होती है। ऐसे ही होता है कुछ? हाँ यही होता है। हाँ। बच्चे बड़े हो जाते तो कह रहे थे भैया, है ना? हाँ। 2003 में WHO ने एक रूल लॉ पास किया, उसमें उन्होंने बताया कि जो भी टबैको प्रोडक्ट्स हैं उन पे वार्निंग सिग्नल होना चाहिए। जिन जिन प्रोडक्ट्स पे वार्निंग सिग्नल होगा वो सारे लीगल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे, जिन जिन पे वार्निंग सिग्नल नहीं होगा वो सारे इलीगल प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगे। तो अब आप बोलोगे कि क्या उखाड़ लिया, पीते तो पीते हैं लोग, तो फिर भी पीते हैं, लीगल हो। तो हाँ, उखाड़ लिया, लोग पीने वाले तो पीते हैं। आपका क्वेश्चन था कि बंद क्यों नहीं कर देते? हम बंद कर देंगे तो क्या होगा, पीने वाले तो फिर भी पीते ही हैं, हम इसलिए भी बनाते हैं क्योंकि वो पीते हैं। तो अब बात आती है हम क्या करते हैं, जैसे कि घर में छोटा बच्चा होता है, उसको चॉकलेट चाहिए होती है, तो फिर मम्मी बोलती है कि नहीं मिलेगी वो, सो फिर वो रोता ही रहता है। पर मम्मी फिर लास्ट में एट द एंड में उसको दे देती है, साथ में ही बोलते हैं दांत दूध सड़ जाएंगे, फिर बाद में देख लेना जो होगा। बाद में हम भी वही करते हैं, सिगरेट तो हम दे देते हैं, साथ में वो वार्निंग मैसेज भी दे देते हैं। और एक वार्निंग मैसेज क्या है इस पे? वार्निंग जैसे लाइक स्मोकिंग कंज्यूमर्स टू हेल्थ, ऐसा। अच्छा, इंजूरियस। हाँ इंजूरियस, इट कॉजेस कैंसर, है ना? तो ये इन्होंने बता दिया। एक बड़ा सा, पहले क्या होता था, छोटा सा लिखा होता था नीचे, इतना सा, पढ़ने में भी नहीं आता था, कंडीशन सप्लाई, है ना, इस तरीके से। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड साइज बता दिया है जिसके अंदर लंग्स को और फेस को दिखाया जाता है कि जहाँ अगर आप कंज्यूम करते हैं तो क्या चीज़ हो सकती है। It is mandatory for every tobacco company to put that particular sticker on the packet of cigarette. Am I correct? यहाँ पे जो मैंने बताया कि उन्होंने WHO ने एक लॉ बनाया, तो आप एक इन्वायरमेंट हाईलाइट हुआ है, तो आप जरा बच्चों को बताएंगे कि कौन सा इन्वायरमेंट है या फिर अच्छा, तो मेरे टेस्ट ले रहे हैं, बच्चे बड़े हो गए, हाँ बताइए।
नहीं कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा जितना मैं मुझे पता है मैं उतना डिस्कस करता हूँ, फिर आप बताओगे यार है। तो क्या है, कंपनी जो काम करती है कहाँ काम करती है, किसी कंट्री में। कंट्री का क्या होता है, लॉ, उसके बियॉन्ड हम काम नहीं कर सकते। तो जो कंपनी किसी भी लॉ के अंदर गवर्न हो रही है, काम कर पा रही है, काम नहीं कर पा रही है, ऐसे एनवायरनमेंट को हम कहते हैं लीगल एनवायरनमेंट। तो आपने अपने केस स्टडीज के अंदर, आपने अपनी नॉर्मल लाइफ के अंदर ये देखना है कि कंपनीज के क्या डिसीजंस हो रहे हैं, क्या से अफेक्ट हो रहे हैं। अगर कहीं लॉ की बात आती है तो आप उसको हाईलाइट कर देंगे, दैट इज अ लीगल। आई थिंक भी होते हैं जो मुझसे पूछ लेते हैं, हमारी कंपनी हमसे पूछ लेते हैं कि ऐसी बात है तो फिर बंद ही कर दो ना, जब बनाओगे नहीं तो फिर पियोगे कहाँ से। तो फिर नशा सिर्फ सिगरेट से होना होता है, नशा और भी प्रकार का होता है। और फिर क्या हुआ, तो नशे को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि उन्होंने जितने भी टबैको प्रोडक्ट्स हैं उनको कम करने के लिए, उनके कंजम्पशन को कम करने के लिए जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं टबैको प्रोडक्ट्स के, उन पर भी बैन लगा दिया और उनकी जो आइटम्स होती है उन पर भी टैक्स हाई कर दिए हैं। तो सर देखिए बेटा, देखिए अब यहाँ क्या कहा इन्होंने कि ये जो कंपनी है इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे कि एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। तो एडवर्टाइजमेंट कंपनीज के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो एडवर्टाइजमेंट टेलीकास्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या मिलेगा, पनिशमेंट, फाइन, दैट ऑल कम्स इन लीगल। ठीक है, आगे। उसके बाद जब हमने देखा कि अब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए फ्यूचर में डिमांड जो हो सकती है वो गिर सकती है, तो हमने अपना आपको डाइवर्सिफाई किया और हमने बहुत से नए प्रोडक्ट्स बनाए, जिसमें आशीर्वाद आटा आ जाता है, सनटेस्ट आपका जो बिस्किट आता है, मैजिक मॉम्स के बिस्किट आ जाते हैं, और उसके बाद यूपी जो मैगी होती है आपकी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्टिव जो होता है मैनेजमेंट का वो हमने अचीव करने की कोशिश की है। तो आप बताना चाहेंगे ऑब्जेक्टिव? बताओ कौन सा ऑब्जेक्टिव? ये तो काम है अजय, आपका शर्मा को ऑर्गेनाइजेशन आपका आंसर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में 3 आते हैं। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के 3 पार्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां। ठीक है, वेरी गुड। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ से और आप अचीव कर पाए। तो यहीं पे एक और चीज़ आ जाती है, जब हम स्टडी करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को तो इसका एक इम्पोर्टेंस आता है, यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे कौन सा इम्पोर्टेंस हाईलाइट हुआ है? इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ सकता है बिजनेस में। आपका आंसर बिल्कुल सही है। वार्निंग सिग्नल्स अभी पहले से पहले ही इनको पता चल गया, आगे से देखने इन्होंने शुरू कर दिया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। उसके लिए अलर्टनेस लेकर अपनी स्ट्रेटेजी, अपना प्लान चेंज करेंगे। तो अगर मैं पूछूं प्लान क्या होता है, व्हाट इज द प्लान? अजय खाती प्लान हमारा यानी अभी हम जहाँ पे है और हम कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, तो उसका बीच का गैप होता है, वो हमारी मतलब प्लान के थ्रू से मतलब उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। तो बिल्कुल इट फिल्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, एंड द थिंग इज टू अचीव द objectives. To achieve the objectives, and objective should be smart. Objective should be smart. ये क्या होता है? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आगे ने स्मार्ट तो मोबाइल सुना है, स्मार्ट सब कुछ सुना है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कैसे होता है? स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में पहला है स्पेसिफिक। इसका मतलब होता है हमें काम करना चाहिए, मतलब आसानी से काम करना चाहिए ताकि सबको समझ आए और सिंपल होना चाहिए। And stands for measurable. It means meaningful and motivating. Objectives meaningful होने चाहिए, जिससे समझ आ जाए। A stands for achievable. इसका मतलब ये होता है कि हमें ऑब्जेक्टिव ऐसे रखने चाहिए जिसको हम आसानी से अचीव कर सकें, ना कि हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव हमें ऐसे नहीं रखने चाहिए जो हमें मतलब अचीव ना हो पाए। R stands for relevant. It means
objective should be realistic, reasonable, and result based. T stands for time bound. It refers to achieve the objective on time. Fixed time or deadline should be decided to achieve the objective. ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। सब चीज स्मार्ट बन रही है, स्मार्ट सिटी बन रही है, स्मार्ट देहरादून हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव भी क्या होना चाहिए? स्मार्ट। तो अब हम इस स्मार्ट को एक बार दोबारा से प्रोनाउंस करेंगे, दोबारा से स्पेल करेंगे। व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर? स्पेसिफिक। नोट डाउन, एस स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। नेक्स्ट, एम measurable, that can be quantified, that can be achieved, that can be achievable. Like M stands for measurable, that can be measured, quantified. Next is A, achievable. That can the objective should be such that we can achieve. It should not be like कि हमें बिना किसी हेल्प के हमसे कह दिया कि आप जो है नारियल के पेड़ पे चढ़ जाओ, ना उन्होंने रस्सी दी, ना कुछ उन्होंने टेक्निक बताई, कर सकते हैं क्या? अच्छी होनी, क्या हो गया? नारियल के पानी की बुक कर दिया भाई। तो वही ये होता ए, एंड आर स्टैंड्स फॉर दैट शुड बी वेरी मच कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन, दैट शुड बी वेरी मच कंसर्न विद द ऑर्गेनाइजेशन। एंड टी स्टैंड्स फॉर एक बच्चे को कहा भैया 99% मार्क्स चाहिए, 100% आएंगे सर, 99% आप लोग ने कम बता दिया, ठीक है भैया। 1 साल हो गया नहीं आए, 2 साल हो गया नहीं आए, 3 साल हो गया नहीं आए, 5वें साल के बाद वो मेरे को चाहा भाई साहब सर 99% के लिए कहा था 100% आ, दैट वाज नॉट टाइम बाउंड। टाइम क्या था? 1 है ना, टाइम। दिस स्टैंड्स फॉर द ऑब्जेक्ट। तो इसी ऑब्जेक्टिव से हम आगे बढ़ते हैं। जो हमने प्लान की बात करी थी, तो प्लानिंग इज इन्वॉल्व सम प्रोसेस, प्लानिंग इन्वॉल्व सम प्रोसेस। तो हम इस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मतलब हमारा जो एंड रिजल्ट होगा वो किस तरीके से होगा। मतलब हम प्लान करते हैं इस बेसिस पे कि जो हमारा एंड रिजल्ट होगा वो ये होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी भी बिजनेस का, और वो हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। सेकंड स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस मीन्स आफ्टर assumption regarding future plans which the assumption which plans are made, and future में जब हम सोचते हैं मतलब उसके बारे में कि हम पहले उसकी assumption कर लेते हैं। And the third step of planning process, listening the various alternatives for achieving objectives. The process of after setting up objective, manager make the list of various alternatives through which the organization can achieve its objectives. नेक्स्ट, The fourth step of planning process is evaluation of different alternative courses. In this process, after listing up various alternatives, the manager study on each alternative in detail and search out positive and negative aspects of the alternative. सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, सेलेक्टिंग मतलब ऐसे प्लान सेलेक्ट करते हैं जिसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स हो। जैसे ऑर्गेनाइजिंग ये करती है कि जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो और दी प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम लॉस हो। And sixth process of planning process, it is implementing the plan. In the plan put the plan in action and doing work as direction of the plan. I am the seventh plan of planning process, which is follow-up action, checking and keeping an eye to find out planners are working successfully or not. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ये चीज़ थी हमारी प्लानिंग प्रोसेस के बारे में, है ना। प्लानिंग प्रोसेस को हमने डिस्कस कर लिया। माना कि हमारा ये नेक्स्ट चैप्टर का है पार्ट, बट इसके साथ हम रिलेट करते हुए आगे बढ़ते चलें। तो द्वारा थैंक यू सर। वेलकम 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 बच्चे, वेलकम। तो हमारा ITC ग्रुप नया ग्रुप हमारे इतने बढ़िया तरीके से अपनी केस स्टडीज को लेते हैं, अपनी लाइव चीज़ें बता रहे हैं।
और अब हम आगे बढ़ते हैं। टाटास कैसे पीछे रह सकते हैं भाई, है ना? दे आर द रियल पैट्रियट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बिजनेस, दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट। तो हम टाटास के साथ हैं, टाटास हमारे साथ हैं, तो बताएं, हम बहुत अच्छा लग रहा है। सर मैं जशनप्रीत इसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ सर। तो मैं टाटा ग्रुप में सर बोर्ड डायरेक्टर का मेंबर हूँ। तो सर जैसे हमारे अभी भाई जी आए थे सर, वो आईटीसी के बारे में बता रहे थे कि उनके प्रोडक्ट से सर कैंसर हो जाता है। तो सर हमारे जो सर हमारे वो थे, उन्होंने सर कितना कुछ डेवलप किया सर, उन्होंने हॉस्पिटल्स डेवलप किए सर कैंसर के लिए सर। जो हमारे फिर हमने सर उनके लिए उसके बाद सर जो हमारा प्रॉफिट का शेयर है सर, उसका प्रॉफिट का 66% जो शेयर है हम उसे चैरिटी में दान करते हैं सर। हम कितना परसेंट? 66% सर। 66%? यस सर। भाई मतलब प्रॉफिट का 66% दान करना है। एक तरफ हम रिलायंस में बैठे हुए हैं, वी आर द मोस्ट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, या पैसा बोलते हैं, कितना दान करते होंगे आप? या हम भी अगर देखें कितनी हमारी इनकम के अंदर कितना दान कर देते हैं, 1000 2000 मुश्किल से, वो भी एहसान से। और यहाँ प्रॉफिट का 66% दिया जा रहा है नेशन को वापस। तो कभी भी अगर आपके पास ऑप्शन है टाटा का प्रोडक्ट परचेज करने का, परचेज करिए। डायरेक्टली आप इतना दान नहीं दे सकते। ओके सर, प्रमोशन के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर यू वॉट एवर यू आर डूइंग। और ये 66% अधिकतर हमारे इंडिया के अंदर कैंसर, शायद ऐसे कैंसर का हॉस्पिटल खोल रहे हैं सर। हाँ सर वो कैंसर जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वो जैसे उनके प्रोडक्ट से सर कैंसर वगैरह नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सर हमारे हॉस्पिटल्स कितने अच्छा, ये लोग कैंसर करते हैं, तुम लोग कैंसर नहीं कराते, और वो लोग पैसा कमाते हैं, तुम लोग पैसा देते हैं उसके लिए। गजब। ये देखिए अप्रोच क्या होती है देखने की। एक कैंसर भले ही वो कह रहा है कि भाई अब पीना तुम पी रहे हो, हम और पिला रहे हैं आप, मगर ये कह रहे हैं कि तुम पियो किसी की वजह से भी, मगर हम तुम्हें वी आर देयर फॉर यू, दे आर द रियल टाटास। जैसे मैंने सर इतना कुछ बोला है सर, आप थोड़ा कुछ इन्हें बताएंगे कि मैंने किस बारे में बताया है, कौन सा ऑब्जेक्टिव या कौन सा एनवायरनमेंट है जो सर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वेरी गुड, सोशल ऑब्जेक्टिव आप बताने वाले थे, मुझे पता है आईटीसी वालों को लग गया भाई हमारा आंसर हमारा आना चाहिए। तो दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स, है ना? ये ऑब्जेक्टिव्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये तो मेरे को बताने वाली बात थी नहीं। हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, दे आर डूइंग अ लॉट। और अब मैं अगर आपको अपना पर्सनल यहाँ पे देखिए कहानी तो मैं सुनाती हूँ, आपको पता ही जब चीज़ें से आई। मैंने फर्स्ट अपनी जो कार परचेज कर दी दैट वाज वे बैक इन 2017 में। कार बिल्कुल चलानी आती नहीं थी, मुझे नहीं पता था ब्रेक कहाँ होता है, क्लच कहाँ होता है, और परचेज करने चले गए, चाहिए तो चाहिए। अब कौन सी कार परचेज करें, फिर मैंने सर्च आउट करा, सब ने मेरे को मना करा, टाटा नहीं लेना, टाटा नहीं लेना, टाटा होती, टाटा कोई बात नहीं। तो मन में एक चीज़ है, ये लोग इतना कह रहे हैं मेरे देश की कंपनी के बारे में, ये लोग इतना कह रहे हैं, हम हिंदुस्तानी एक दूसरे को कह रहे हैं कि भाई इसकी परचेज मत करो। क्यों? क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी कब होगी? जब आप उसको सामान परचेज करोगे, सामान परचेज करोगे तो उसके पास पैसे पहुंचेंगे, पैसे पहुंचेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, पैसे ही नहीं पहुंच रहे उसके पास, तो क्या हम उसको कह रहे हैं कि बेकार है। मैंने केवल एक ही चीज की वजह से परचेज करी थी कि मेरे देश का पैसा मेरे देश में रहना चाहिए। And later on, I came to know कि I purchased, I gave 8 लाख रुपीज, और 8 लाख का 66% मैंने क्या कर दिया, डोनेट। मैं जिंदगी में सोच भी नहीं सकता था 4 लाख, अगर मैं 60% नहीं मानूँ, 8 लाख का 60%, 4 लाख 80,000 दान देगा, मैं सोच भी नहीं सकता, बट आई डिड बिकॉज ऑफ indirectly I did. To feel proud, have faith in your country's product. क्योंकि जब आप उनके प्रोडक्ट परचेज करेंगे तभी वो आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बहुत बढ़िया करेंगे। आप देखिए आज की डेट के अंदर टाटाज आर प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट कार्स, सेफेस्ट कार। कुछ भी आप परचेज करें, जहाँ टाटा का लग गया नाम, आप उसकी ऑप्शन में अगर है तो आप टाटा के जा सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रमोशन, दैट इज ऑल व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू।
थैंक यू। नेक्स्ट और कोई सो हम बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने आप लोग सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स, कुछ और क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हमें देंगे वो जशन बताने वाले हैं। जैसे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जैसे हम एक अलग अलग कंपनीज हैं, जैसे हमारी ये कंपनी है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा करना चाहते हैं, है ना। तो जो हमारे बीच एक बॉन्ड है कि हमें साथ में रखते हो, ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेशन। फेविकॉल नहीं होगा? फेविकॉल बॉन्ड भी होगा। दैट इज द थिंग बेटा, एक ऐसी चीज जो हमको मान के रखी, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द फर्स्ट। जो हमारी सोसाइटी है वो हम लोग यूटिलाइज करते हैं रिसोर्सेज को, तो फिर जो हम जिस प्लेटफॉर्म में हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम फुलफिल करते हैं यूटिलाइज रिसोर्सेज। तो इसमें हम कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, कोई बताना चाहेगा? हाँ कोमल, सोशल ऑब्जेक्टिव कैसे? सर जैसे उसने बोला कि हम अपनी सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करते हैं, तो हमें अपनी सोसाइटी को वापस देना भी चाहिए। हम उनके लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर कॉस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी एंड वुमेन इन जॉब्स। एक और केस स्टडी आप लोग के लिए, अभी एक कैंपेन जो भी चल रहा है जो गवर्नमेंट ने चलाया है, हर घर तिरंगा। आप सभी हर घर तिरंगा, तो हमारे स्कूल में भी तिरंगा है। देखो तिरंगे पे फोकस करो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए आप घर तिरंगा, हम लोग हर क्लास तिरंगा करेंगे। इवन हमारे जो KVIT स्कूल है उन्होंने आज ही 2000 तिरंगा बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। एक गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी, उससे इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, काफ़ी लोगों की स्टैंड ऑफ लिविंग में बहुत अच्छा सुधार आ गया। तो आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट इंक्लूडेड है, जो कि अभी हमने पढ़ा भी है 4 एनवायरनमेंट में से, तो कौन सा एनवायरनमेंट यहाँ पे है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कैसे? जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है वहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाता है। बिल्कुल, वेरी गुड। आपको अपने केस स्टडी के लिए नहीं देख रहे, जहाँ गवर्नमेंट के डिसीजन आ गए, लॉ आ गया तो लीगल, रूल आ गया तो लीगल, और अगर सिंपल गवर्नमेंट है तो पॉलिटिकल। ठीक है। एक क्वेश्चन प्रिंसिपल्स का भी ले ही लेते हैं। हम हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं, नॉट ओनली महिंद्रा, बाकी हमारी टाटा, रिलायंस, ITC सारे ग्रुप्स की जो काम है उसको छोटे छोटे पीसेस में बांट दिया जाए और उनको ऐसे ग्रुप एक्टिविटी ले, किसी एक पर्सन पे सारा बर्डन नहीं आना चाहिए। ये एक प्रिंसिपल है जो कि मे भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आप में से बताना चाहेगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेगा? यस प्लीज। डिवीजन ऑफ वर्क, हम डिवीजन ऑफ वर्क में हम सब काम को उनके एक्सपर्ट्स के पास छोटे छोटे पीसेस में बांट देते हैं, तो उनके एक्सपर्ट्स वो सब बताते हैं वर्कर्स को कि इस वर्क को किस तरीके से करना है। तो हम वर्क को सिर्फ डिवीजन कर देते हैं बाकी एम्प्लॉयज़ में, तो इस तरह से हमारा डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ऐसे समझ रहे हैं कंसेप्ट को समझ रहे हैं। तो बेटा अभी देखिए महिंद्रा ग्रुप का मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का आपने मुझे पूछा था बच्चा कि भाई प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपने स्टडी करें, इससे रिलेट करती हुई चीज़ हमने अभी देखा, मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे सुबह ही शेयर किया था, तो मैं उसको इनवाइट करूँगा कि वो अपने जो वो चीज़ पढ़कर आए हैं, सीख कर आए हैं, देख कर आए हैं, स्टडी करके आए हैं, तो वो आप लोगों से शेयर करें। साहिद अबाउट टाटा। Sir, first of all, I would like to pay honor to all those guests that we have arrived in our class today. We are thoroughly honored by their presence. And now I would like to continue by saying that I'm a huge fan of Ratan Tata ji, and this particular company has been ruling the India and too many other countries of the world for so long. It took more than 200 years for the company to be established, and today now we see the empire ruling the entire country. With that being said, now I would like to ask one question from the members of the board of directors of Tata Group. I would like to know what solution and method was adopted by Tatas to tackle the issue of attendance. Would anybody like to answer?
जैसे आपने एक नाम बताया कि मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे जो टाटा थे उन्होंने एक GPF का बल्कि सिस्टम चलाया था। ये वो है कि जैसे हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए था ये कि जो एम्प्लॉयज़ रिटायर हो जाते हैं उनके लिए उसके बाद हम उसे उन्हें वो देते हैं बल्कि पेंशन जैसे कह सकते हैं हम, सैलरी वगैरह उनके उसके बाद कि उनका जो लिविंग को स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा कि कुछ उनको बाद में कोई जैसे कोई बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जशन भाई, ये चीज़ ये साहिल ने तो सुबह ये भी लिख के लेके आए थे। हम लोग बात कर रहे थे सुबह, तो उन्होंने बताया था कि GPF वाला भी फंडा जो है दैट वाज द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू पुट सच एन एफर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉइज कि आफ्टर रिटायरमेंट भी उनकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी तरीके से चलती रहे। इज इट करेक्ट? Yes, sir. Thank you Sahil. Just to recapitalize all these things, so what we have studied today is the dimensions of the business environment: economic, technological, social, political and legal. तो आप ये जो आइकन्स बने हुए हैं, इन आइकन्स से आप देख सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपके माइंड पे छाप छोड़ सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ होगा तो केस स्टडी के अंदर तो वो इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट होगा, कहीं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात आ गई तो वो एक टेक्नोलॉजिकल आ जाएगा, कहीं सोसाइटी की बात आ रही है, पर्सन्स की बात आ रही है तो वो सोशल एनवायरनमेंट है, और जहाँ पॉलिटिक्स की बात आ रही है, जहाँ हमारे PM जो है वो कुछ कहते हैं या जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं वो कुछ किसी एरिया के लिए कुछ पॉलिसीज निकालते हैं, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और जहाँ रूल्स बन गए, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर आ गए, देखिए ऑर्डर बना हुआ लॉ एंड ऑर्डर, अगर कोई नहीं करेगा तो डंडा पड़ेगा, है ना, वो कहते हैं ऑर्डर कहते हैं ना वो, तो ये ऑर्डर वाला तो इसे कहते हैं ये है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू सर।